अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ अर्थ के दो टॉपिक्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है डेंसिटी ऑफ अर्थ। और डेंसिटी ऑफ अर्थ के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड है वो हम कवर करेंगे आज के दिन। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट लेते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ। लेकिन डेंसिटी ऑफ अर्थ के बाद मुझे एक टॉपिक और याद आ रहा है, वो है मास ऑफ सन का। तो पहले डेंसिटी के बाद हम मास ऑफ सन देखेंगे, फिर जाएंगे हम वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड और डेप्थ के ऊपर। तो मैं हेडिंग लगाने लगा हूँ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ अर्थ की। आप लोग भी जो है बच्चों डेंसिटी ऑफ अर्थ की हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर काम अपना शुरू कर दीजिएगा। देखें अब यहाँ पर क्या मामला होगा कि हम जानते हैं एक बात कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि किसी भी बॉडी का आप मास और वॉल्यूम का रेशो लो तो उसका आंसर क्या आता है, डेंसिटी आता है। इस तरीके से अर्थ की भी क्या है, अर्थ एक है स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, उसका मास भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। तो मास और वॉल्यूम का रेशो जो है वो क्या कहलाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ कहलाएगा। और इसको हम एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ के नाम से भी जानते पहचानते हैं। सही है बच्चों। अब देखें, हमने मान लिया कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये है डेंसिटी की डेफिनेशन, बहुत ही बेसिक और बच्चों वाली डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ गया मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी है। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों हम, और उसके बाद उससे पहले एक मामला और, वो ये कि जब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी है, देन यहाँ लिख देता हूं मैं, द डेंसिटी ऑफ अर्थ विल बी, क्या होगी जरा यहाँ देखना। देखो डेंसिटी को हम एक ग्रीक लेटर से शो करते हैं जिसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बच्चों, रो बोलते हैं। और ये स्टाइलिश पी टाइप का बनता है इस तरीके से, रो। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हम कल निकाल कर आए थे लास्ट टॉपिक में अपने 6 एक्सपोनेंशियल 24 किलोग्राम। तो मैं दोबारा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ पे काम करेंगे, दोनों को डिवाइड करवाएंगे और इंशाल्लाह हमारे पास बिल्कुल बेस्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए, हमने मान लिया कि इफ़ अर्थ इज़ कंसिडर्ड एज स्फीयर, अर्थ जो है अगर तुम अर्थ को कंसीडर कर रहे हो किस तरीके, क्या, इफ अर्थ इज कंसीडर्ड एज स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो हमारे पास होता है वी ई इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर ई क्यूब। वो क्यों, क्योंकि है अर्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लग गया यहाँ पे, आर ई लग गया। यहाँ पे क्या लगा था, वी ई लगा था। फिर तुमने क्या किया, इस वी ई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया कहाँ पर, यहाँ पर। जब सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पर तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या बन गई। अब क्या लिखोगे, देखो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यहाँ आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बेटा हो गया रो ई इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू जानते हो, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू जानते हो, पाई की वैल्यू जानते हो। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज यानी सारे कांस्टेंट लिखोगे पहले एक बार एक साथ, वेयर। अब वेयर के बाद सारे कांस्टेंट लिखेंगे बच्चों हम लोग। हम जानते हैं कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 एक्सपोनेंशियल 24 किलोग्राम, पाई इज इक्वल्स टू 3.142, आर ई इज इक्वल्स टू 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर्स। ये 3 कांस्टेंट्स हैं। नाउ यू आर सपोज टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो द आंसर विल बी, ये देखिएगा ज़रा, रो ई इज इक्वल्स टू, एम ई की जगह आ गया 6 एक्सपोनेंशियल 24 और 4/3 रिमेन सेम, पाई की जगह बेटा आ गया 3.142, आर ई की जगह क्या आ गया 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 का क्यूब। अब चाहो तो पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करवा लो, उसका आंसर लिख दो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो। लेकिन कैलकुलेटर प्रॉपर यूज़ करना आता है, फ्रैक्शन का ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है। देखिए ऐसे कैलकुलेटर बाय कर लें जिनके अंदर फ्रैक्शन का ऑप्शन इस टाइप का होता है आपके पास ना, तो काफ़ी आसानी रहेगी उसमें आपको।
तो ये वाले जो कैलकुलेटर्स हैं वो बाय कर लें ताकि आप वैल्यूज़ न्यूमरेटर की वैल्यूज़ न्यूमरेटर में लिखें, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में लिखें और डिवाइड करवाएं, आंसर आ जाए। और ब्रैकेट्स यूज़ किया करिए ताकि आंसर सही आए आपका। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, एवरेज डेंसिटी जो आएगी अर्थ की, वो आएगी बेटा अप्रॉक्सीमेटली 5.52 एक्सपोनेंशियल 2। सही है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर पर क्यूब। दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ डेंसिटी बिकम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया डेंसिटी ऑफ अर्थ का। यहाँ पर डेरिवेशन ख़त्म हुई। इतनी आसान डेरिवेशन दी कि मैं नहीं समझता कि इसको समझ में ना आई हो यह डेरिवेशन। ठीक है। तो बेटा इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए और इसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास ऑफ सन का। आप लोग इसको पिक्चराइज कर लें ताकि उसके बाद फिर मैं जो हूँ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँ बेटा। आज होप सो कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? मास ऑफ अर्थ का टॉपिक है हमारा, सॉरी मास ऑफ सन का टॉपिक है हमारा। तो हम मास ऑफ सन शुरू करने लगे। मास ऑफ सन बुक की ना एग्जाम्पल है तो इतना अच्छा नहीं हुआ वहाँ पर, हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे मास ऑफ सन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मास ऑफ सन। तो मैं हेडिंग डालने लगा हूं बच्चों, मास ऑफ सन की, कि सूरज का मास कितना होता है तो बुक में मास ऑफ मून भी, लेकिन मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ जो है वो अक्सर पेपर में आता है और इंपॉर्टेंट भी है। दैट्स वाई हमें अपने आपको पहले मास ऑफ अर्थ करवाया और अब क्या करवा रहे हैं? मास ऑफ सन करवा रहे हैं। ठीक है। वही इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के क्या लिखोगे? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, लेट एम एस बी द let ms be the mass of sun, m for mass, s for sun, mass of sun, and me be the mass of earth। me क्या हो गया आपके पास? मास ऑफ अर्थ हो गया। राइट बच्चों। और अब देखें दो बातें थी ना, एक तो था ये डिस्टेंस बिटवीन देम, और हमने डिस्टेंस बिटवीन देम जो पीछे यूज़ किया वो क्या यूज़ किया था? रेडियस ऑफ अर्थ यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। वो सिनेरियो डिफरेंट क्या है कि ये समझ लें कि आपके पास सन आ गया, सही है, ये आ गया सन। इसका जो ऑर्बिट होगा इसके अलोंग, जिस पे ज़मीन रोटेट कर रही होगी, ये आ गया ऑर्बिट। ठीक है। और ये रही आपके पास अर्थ, ये आ गई आपके पास अर्थ, इसका सेंटर ये रहा। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सन और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, वो डिस्टेंस हम ले रहे हैं। या यूं कह लें कि जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है, जो ऑर्बिट का रेडियस है, कि यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा आर। ये तुम्हारे पास है मास ऑफ सन, ये तुम्हारे पास है मास ऑफ अर्थ। समझ में आ रही है बात क्या वाली आप लोगों के? ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम इसके बाद कि लेट एम एस बी द मास ऑफ सन एंड एम ई बी द मास ऑफ अर्थ। आगे लिखोगे इफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट on which earth rotates around the sun। ऐसा ही है ना जनाब, rotates around the sun। ये आ गया आपके पास distance between the sun and the earth, और you can say कि इस ऑर्बिट का रेडियस आ गया आपके पास। अब क्या लिखोगे कि according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर जो है वो है फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है। अब उसके रिस्पेक्ट से m1 इज ms एंड m2 इज me, सो फॉर्मूला बिकम्स F इज इक्वल्स टू, जरा बच्चों देखिएगा, F इज इक्वल्स टू जी एम एस एम ई ओवर आर स्क्वायर। समझ में आई बात ये वाली? अब ज़मीन जो है मुसलसल चक्कर काट रही है, कहाँ? एक साल लगाती है ना पूरा चक्कर काटने में सूरज के इर्द गिर्द। अब जब एक साल लगाती है तो टाइम पीरियड आ गया,
सही है। एक कंप्लीट रोटेशन की अगर बात करूं तो ज़मीन को 1 ईयर लगता है, 365 डेज लगते हैं। और जब भी 1 कंप्लीट रोटेशन की बात करते हो तो हमारे जहन में क्या आता है, टाइम पीरियड, यानी कि द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रोटेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अब ज़मीन जो है सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, जाहिर है रोटेट सर्कुलर पाथ पे ही होती है। अच्छा, अब जब भी आपके पास रोटेशन हो तो आप जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट वो फौरन याद आ जाता है, जो चैप्टर 4 में हम पढ़कर आए थे कि ऐसी एक्सेलरेशन जो हमेशा टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट कर रही होती है। तो जाहिर है कि ज़मीन कहाँ घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। जब सर्कल में घूम रही है तो उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। और यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे बच्चों, जो हम पढ़कर आए थे, आपको याद होगा कि हमने हेडिंग लिखवाई थी जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन कर रहे थे। तो जब फॉर्मूला ड्राइव किया था AC इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R का, तो उसके बाद 2 सब हेडिंग लिखवाई थी मैंने आप लोगों को। एक लिखवाई थी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एक लिखवाई थी मैंने आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। जो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखवाई थी ना, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब देखो लिखूँगा कैसे इस चीज़ को, यहाँ पे मैं लिखूँगा इस तरीके से कि इफ अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन then its centripetal acceleration will be क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड होता है AC इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे आया था याद है आप लोगों को, AC इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर बना था। ठीक है, ओमेगा की जगह आपने 2 पाई अपॉन T रख दिया था, ओमेगा का स्क्वायर मतलब 2 पाई अपॉन T का स्क्वायर, तो 2 पाई का स्क्वायर क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया। R वैसे का वैसे ही, नीचे T मौजूद था, T का स्क्वायर हो गया। ये बन गया तुम्हारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना जो उस जमीन को घुमा रही है अराउंड द सन, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ कैन बी गिवन एज, आप जानते हैं कि बेटा फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, हमें पता है F इज इक्वल्स टू MAC, ये फॉर्मूला होता है। F इज इक्वल्स टू MAC, C लगाएं या ना लगाएं, बात हम कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो ऑब्वियस है कि हम FC की ही बात कर रहे हैं। अगर मैं इस वैल्यू को यूज़ करूं और पुट कर दूं कहाँ पर, इस जगह के ऊपर, तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं ये लिख सकता हूं ना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एक सेंटेंस क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, एक सेंटेंस ये लिखेंगे कि बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 में। अब डालेंगे आप AC की वैल्यू, वो क्या है 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, F इज इक्वल्स टू M, बात कर रहे हैं M क्या है, अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर M क्या होगा, मास ऑफ अर्थ होगा, लगा दिया भाई कैपिटल ME यहाँ पर। ठीक है, तो ME इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 भी F के बराबर और इक्वेशन नंबर 3 भी हमारे पास F के बराबर। जब दो इक्वेशन F के बराबर होती हैं या किसी भी सेम वेरिएबल के बराबर होती हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यही किया बच्चों, कंपेयर कर लिया, लिख दिया कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ये लिख दिया 1 एंड 3। अब देखिए क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन 1, हमारे पास बच्चों क्या मौजूद है, ये लिखा हुआ GMS ME अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, GMS ME अपॉन R स्क्वायर, एंड हेयर ME इज इनटू 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। समझ में आ रही है बात आप लोगों को ये वाली। अब देखिए
कि हमारे पास एम ई से एम ई क्या हो गया, कैंसिल। एम ई से एम ई आपके पास क्या हुआ बच्चों, कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एम एस का फॉर्मूला, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो फॉर्मूला बिकम्स एम एस इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी टी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड मास ऑफ सन। अगर आपसे वैल्यू भी पूछ लें कि बेटा बताओ वैल्यू क्या होती है मास ऑफ सन की, तो फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि तमाम की तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ हम लिखेंगे यहाँ पे कि वेयर पाई इज इक्वल्स टू 3.142। आर की वैल्यू बेटा, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास है 1.49 एक्सपोनेंशियल 11। इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा बुक में कि 11 एक्सपोनेंशियल है या कुछ चेंज है एक्सपोनेंशियल, तो कंफर्म करके वो लिख लीजिएगा बेटा। 6.67 एक्सपोनेंशियल -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने दिन लग रहे हैं बेटा, 365 डेज। अब तुम जानते हो कि टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो क्या होता है, सेकंड्स होता है। तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे, कन्वर्ट ऐसे करोगे कि 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इन सबको मल्टीप्लाई करवाओ। इन सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो देख लीजिएगा बेटा, आंसर क्या आ रहा है आपके पास। अब सबको पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, एम एस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3.142 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू ये है। बार बार कह रहा हूँ कि बुक में जो है मौजूद है मास ऑफ सन, तो वहाँ कॉपी देख लीजिएगा कॉपी करने से पहले कि एक्सपोनेंशियल 11 ही है कुछ और है, ठीक है। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, और हमारे पास यहाँ से आएगी टाइम पीरियड की वैल्यू। जो भी टाइम पीरियड की वैल्यू आए उसको यहाँ पुट करना, उसका स्क्वायर ले लेना, ठीक है। जब तुम सारी चीज़ें कर लोगे ना कैलकुलेटर में पुट, उसके बाद जो आंसर आना चाहिए तुम्हारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए कितना, 1.99 एक्सपोनेंशियल 30 किलोग्राम्स। 1.9 नहीं आए तो 1.57 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिएगा आप लोग, अगर 1.97 भी आ रहा है, किसी 2.01 भी आ रहा है, यानी कि लगभग 1.9 के बराबर है, तो बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एक बार फिर बता दूं कि इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर देखिएगा क्या आता है। मेरा ख्याल से 3.15 एक्सपोनेंशियल कुछ करके आना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये जो वैल्यू आएगी 1.49 एक्सपोनेंशियल 11 है या 10 है, ये ज़रा देख लीजिएगा एक बार आप लोग बेटा बुक के अंदर, और फिर इस पर पुट कीजिएगा वैल्यू, आपके पास मास ऑफ सन आ जाएगा। और यहाँ पे मास ऑफ सन जो है ख़त्म हुआ। बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने करवाया आप लोगों को, कोई चेंजिंग इसके अंदर होनी नहीं चाहिए सिवाय इन वैल्यूज़ के। अगर कुछ चेंज हुआ तो ये वैल्यूज़ चेंज होंगी, लेकिन मास ऑफ सन एग्जैक्ट जो है ये मुझे अच्छे से पता है कि यही होता है, ठीक है। अगर 1.97 आया या 2.01 है तो खैर है, कोई से मसले की बात नहीं है। एंड आई होप सो कि आपको पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना इसको लर्न कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।